गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं बेटा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि हमारा विज्ञान एक का पाठ आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं साइंस 1 का यानी कि विज्ञान एक का, वो है विद्युत धारा के प्रभाव। ठीक है। और विद्युत धारा के प्रभाव में हम लोग को ये जो हम लोग आज हमारा चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है हमको। तो वो चीज़ें स्टूडेंट्स ये हैं कि हमें विद्युत धारा के प्रभाव में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण हम लोग देखेंगे। विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम भी हम लोग देखेंगे और विद्युत धारा का चुंबकीय परिणाम भी हम लोग देखने वाले हैं। मतलब हमारे दैनंदिन जीवन में जो जो चीज़ें हम लोग विद्युत धारा के संदर्भ में यूज़ करते हैं, अपनाते हैं, है ना, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग को आकृति द्वारा और आपके स्वयं के अध्ययन द्वारा भी आप लोगों ने देखी होंगी। जैसे कि विद्युत के अलावा हमारे जीवन में आजकल तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे सबसे पहले तो ये मोबाइल जिस पे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ इसकी चार्जिंग होना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरी बात अगर देखते हैं तो गर्मी बहुत होती है, पंखा चलना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी बात अगर हम लोग देखते हैं तो फ्रिज चलना बहुत ज़रूरी है और कूलर भी चलना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात अगर हम लोग देखें तो मिक्सर ग्राइंडर जैसी चीज़ें हो गई, उनके लिए भी हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत होती है बेटा। विद्युत धारा बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। आजकल ये जो है वो अविभाज्य घटक बन गया हमारे जीवन का, है ना। थोड़ी सी देर के लिए भी अगर इलेक्ट्रिक चली जाए तो हम लोग को कैसे तो भी लगता है कि क्या इलेक्ट्रिक क्यों चली गई है ना। तो ऐसा ये इलेक्ट्रिक में कौन सी चीज़ें होती है ये हम लोग सब देखने वाले बेटा। तो हम किसी आधार पर निश्चित करते कि पदार्थ विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। सुचालक पता है आप लोग को, जिसमें से विद्युत धारा आसानी से बहती है, और कुचालक यानी जिसमें से विद्युत धारा बिल्कुल भी नहीं प्रवाहित होती है, उसको हम लोग कुचालक कहते हैं, है ना। इन सभी चीज़ों का उपयोग हम लोग को आने वाले इस पाठ में करना है। तो लोहा विद्युत का सुचालक है, लेकिन नीचे गिरे हुए लोहे के टुकड़े को हाथ से उठाते समय हमें विद्युत का झटका क्यों नहीं लगता? ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचा है कभी आप लोगों ने कि लोहा जो है वो सुचालक है, लेकिन अगर किसी लोहे के टुकड़े को हम लोग उठाते हैं तो विद्युत का झटका क्यों नहीं लगता? अरे इसलिए नहीं लगता क्योंकि इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित नहीं हो रही है। और अगर हम लोगों ने विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित की तो बिल्कुल हम लोग को लोहे के तार से हम लोग ये वो सुचालक होने की वजह से जोर का झटका जरूर लग सकता है। तो 9वीं कक्षा में यानी कि हमने स्थिर विद्युत का क्या अर्थ होता है ये ज्ञान जान लिया है। जैसे आप लोग को पता बेटा कि धनावेशित और ऋणावेशित वस्तुओं के बारे में विविध प्रयोग किए हैं। हमने यह भी देखा है कि वस्तुओं के धनावेशित और ऋणावेशित होने का कारण जो विद्युत प्रवाह होता है वो ऋणावेशित कणों की ओर से धनावेशित कणों की तरफ बहता है ना। याद होगा आप लोग को, उसकी आकृति भी हमने देखी हुई थी बेटा कक्षा 9वीं में। देखिए स्टूडेंट्स, ये 9वीं की किताब मेरे हाथ में है। इसमें हमने पेज नंबर 32 पे 32 पर ये विद्युत का प्रवाह देखा हुआ था, याद है आप लोग को। जिसमें आप लोगों ने देखा है स्टूडेंट्स की तार में इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति, मतलब इधर उधर घूम रहे थे वो, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें से बहना चालू हुआ, विद्युत धारा इसमें से जाना चालू हुई, तो ये ऋण आवेशित कणों की तरफ से ये धनावेशित कण की तरफ ये बहना शुरू हो गया। दिख रहा है स्टूडेंट्स आप लोग को ये, है ना। इसमें सिर्फ हमने एक विद्युत सेल कनेक्ट किया हुआ था, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने पिछली कक्षा में देखी हुई है। तो इसी प्रकार पिछली कक्षा में धारा विद्युत के बारे में अध्ययन किया है, और विद्युत वाहक तार से प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध में से प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत प्रेरण, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र और इनके कार्य हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। इसको देखिए बड़ा, ये भले ही आप लोग को कुछ नए नए शब्द लग रहे होंगे, लेकिन मैं इंग्लिश में इनको बताना चाहूँगा। तो विद्युत प्रतिरोध ये तो पता ही आप लोग को, इसको रेजिस्टर कहते हैं, है ना। हमने पिछली कक्षा में रेजिस्टर देखे हुए बेटा, है ना। छोटा सा एक रजिस्टर होता है, अगर टीवी खोल के अगर कभी आपने देखा होगा तो उसमें बहुत सारे रजिस्टर कनेक्ट किए होते हैं। फिर हमने विद्युत प्रेरण को देखना है। विद्युत प्रेरण यानी होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इंडक्शन कुकर आप लोगों ने देखा होगा, है ना। उसमें से हम लोग कोई भी वस्तु को आसानी से गर्म कर सकते हैं, इंडक्शन कुकर। तो वो होता है विद्युत प्रेरण प्रेरण
फिर हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं, है ना। इसमें से पानी वगैरह की मशीन हम लोग घर में लगाते हैं, है ना, या फिर कूलर में भी हमने एक विद्युत मोटर लगाई होती है, वो पानी खींचने का काम करती है। और आखिरी में हम लोग देखेंगे विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र यानी होता है बेटा जनरेटर। और इन सब के कार्य हम लोग इस पाठ में देखने जाने वाले हैं। जैसे आप लोग को यहाँ पे एक आकृति दी गई है, आकृति में ये चित्र जो है वो 9वीं कक्षा में भी दिखाया गया था। इसमें आप लोग को एक घर दिख रहा है, इसमें सोफा वगैरह मेज वगैरह रखी हुई है ना। यहाँ पे कुछ गरम सा लकड़ी जलाने वाला कुछ यहाँ पे आप लोग को भाग दिख रहा है ना। इलेक्ट्रिक लैम्प, ये भी हम लोग इलेक्ट्रिक से जला रहे हैं, टीवी भी इलेक्ट्रिक से जला रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। फैन जो है वह आकृति में आप लोग को फैन जलता हुआ दिख रहा है। का आकृति में आप लोग को यहाँ पे स्विच दिया गया बेटा, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक अर्थिंग, न्यूट्रल और फेज, ये 3 वायर आप लोग को कनेक्शन करते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सब विद्युत धारा के परिणाम होने वाले घटक हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे सबसे पहले में ही देखने के लिए बोला था, विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण। ये अभी विस्तार रूप से हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे आप लोग को एक सामग्री दी गई है बेटा, ये सामग्री क्यों दी गई है, क्योंकि यहाँ पे एक आकृति आप लोग को बताई गई है अगली पेज पर। और अगली पेज पर वो आकृति के आधार पर आप लोग को इसका नियोजन करना है। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आप लोग को विद्युत परिपथ के लिए एक आकृति दी गई है। इसमें सबसे पहले तो हमने एक सेल जोड़ा हुआ है 2 वायर्स को, ठीक है। और 2 वायर्स का एक, उसमें से एक वायर का जो कनेक्शन है वो हमने प्लग कुंजी को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसका एक कनेक्शन हमने ए पॉइंटर को दिया है। ए पॉइंटर यानी कि जिसका कनेक्शन रजिस्टर को यानी कि विद्युत प्रतिरोध को हमने यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने वी यानी कि विभवांतर, वी यानी कि वी विभवांतर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है बेटा, जो कि आपको वी ए बी मतलब विभवांतर ए से बी तक का विभव अंतर आपको यहाँ पे बता रहा है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। और उसका डायरेक्ट कनेक्शन हम लोगों ने एमीटर को दिया हुआ है, जो कि करंट मेजर करता है बेटा। और एमीटर का दूसरा एंड जो है हमने यहाँ पे सेल को दिखाया गया है। तो ये हो गया हमारा विद्युत परिपथ। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें सामग्री लगाई गई है, ये चीज़ें सब आपको यहाँ पे बताई गई है बेटा। ए और बी के बीच में हमने जो विद्युत प्रतिरोध दिया है, इसको हम लोग रजिस्टर कहेंगे, ओके। तो जो कि आप लोग को किताब में यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सी सामग्री आप लोग को यहाँ पे लेनी है। जैसे कि संयोजन तारे यानी कि इलेक्ट्रिक वायर्स हम लोग को लेने हैं, विद्युत सेल, विद्युत प्रतिरोध, वोल्टमीटर यानी कि विभवांतर से जो उपकरण हम लोग को मिलता है वो विभवांतर, उसका नाम है वोल्टमीटर। दूसरा है एमीटर, तीसरी है बेटा प्लग कुंजी इत्यादि मतलब सामग्री हमने यहाँ पे ली हुई है। तो कृति में दिए हुए अनुसार उचित मूल्यों के घटक लेकर परिपथ में जोड़िए। मतलब जो जो चीज़ें जैसे दी है वैसे के वैसे आप लोग को परिपथ में इनको जोड़नी है। तो परिपथ की विद्युत धारा का मापन जो होगा वो आई से होगा बेटा, आई यानी कि करंट होता है। और विद्युत प्रतिरोध के दोनों सिरे जो होते हैं ए और बी के बीच विभवांतर वी ए बी का मापन कीजिए। तो इस तरह से हमने वोल्टमीटर का मापन कनेक्शन किया हुआ है। अब विभवांतर उसमें से आप लोग को ज्ञात में हो जाएगा। फिर हम लोग को यहाँ पे बताया कि बिंदु ए पर विभव बिंदु बी के विभव की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि बिंदु ए विद्युत सेल के धन सिरे से तथा बी विद्युत सेल के ऋण सिरे से जोड़ा गया है। जैसे कि आप लोग को विभव बिंदु ए पर ज़्यादा मिलेगा, है ना, बिंदु बी के अलावा। क्यों? क्योंकि विद्युत ए जो है वो धन सिरे पे है और बी जो है वो विद्युत सेल के ऋण सिरे से जोड़ा गया है, ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग को इसमें ज्ञात क्या करना है, मतलब हम लोग को निकालना क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। जब भी हम लोग कोई भी यहाँ पे समीकरण देखते हैं, इतना बड़ा समीकरण है, तो इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करना है ये हमको पता होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी के बीच में जो विद्युत प्रतिरोध हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, जिसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं, ये थोड़ी देर के बाद गर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिक प्रवाह मतलब विद्युत प्रवाह जाना शुरू हो जाएगा बेटा। तो ये जाना शुरू होने के बाद ये इसमें से कितना विद्युत प्रवाह इसमें से जाता है, और हम लोग को इसमें क्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग को परिपथ में से विद्युत धारा सतत प्रवाहित होते हुए जो
विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है दो पॉइंट में से और बी के बीच में से, उसमें कितनी ऊष्मा निर्मित होती है ये हमको ज्ञात करना है। ऊष्मा यानी कि हीट, और हीट हम लोग यहाँ पे H से शो कर रहे हैं बेटा। और यहाँ पे आप लोगों ने H के दो सूत्र ज्ञात करने हैं। एक तो यहाँ पे एक ये सूत्र मिला हुआ है और दूसरा ये सूत्र मिला हुआ है। 4 और 5 समीकरण आप लोग को यहाँ पे ये दोनों सूत्र आपको बता रहे हैं। और आखिरी में आप लोग को ये प्रश्न यदि पूछा गया परीक्षा में तो आप लोगों को पावर की जो इकाई होती है, पावर यानी कि विद्युत शक्ति है ना, यानी कि P से हम लोग उसको शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो P की जो इकाई होती है वो वैट होती है। तो वो वैट हम लोगों ने किस तरह से ज्ञात की हुई है, ये सब चीज़ें आप लोग इसमें देखने वाले, मतलब 3 चीज़ें देखेंगे। एक तो H का पहला सूत्र, H का दूसरा सूत्र, और पावर यानी कि विद्युत शक्ति की इकाई वैट, ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये चीज़ें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस आकृति का, ये आकृति में कनेक्शन करने के बाद, संगलक तारे को जोड़ने के बाद और आकृति अनुसार उनको नियोजित करने के बाद ये इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यदि Q के बराबर विद्युत आवेश A से B की ओर गया, मतलब Q क्या है बेटा, यहाँ पे Q यानी होता है चार्ज, ठीक है। यानी कि ये जो A और B, ये दो सिरे आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं, इनके अंदर से विद्युत आवेश जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें से जा रहा बेटा, जिसको हम लोग Q से यहाँ पे दर्शा रहे हैं, है ना। और इसमें A और B के बीच में से आप लोग को जैसे Q जाता हुआ मिलेगा, चार्जेस जाएंगे बेटा फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, मतलब ऋण आवेशित सिरे से धन आवेशित सिरे तक, ठीक है। तो Q विद्युत आवेश ने A सिरे से B सिरे तक जाते समय VAB इतना कार्य किया, मतलब कार्य यानी कि वर्क यानी कि W। परंतु आप लोगों ने पिछली कक्षा में देखा होगा स्टूडेंट की वर्क यानी ही एनर्जी होती है, एनर्जी यानी कि शक्ति होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऊर्जा यानी कि आप लोग को यहाँ पे एनर्जी यानी कि कार्य को यहाँ पे ज्ञात करना है। मतलब A से B तक जाने के लिए उसको विद्युत आवेश Q लगा और उसमें विभवांतर VAB से इसको दर्शाया गया है। जैसे VAB, ये जो विभवांतर इसके बीच में उत्पन्न हो रहा है, ये भी यहाँ पे दर्शाया गया बेटा। तो यहाँ बताया गया है कि कक्षा 9वीं का पार्ट 3 देखिए, यह कार्य करने के लिए ऊर्जा कहाँ से आई, ऊर्जा का स्रोत तो सेल है, सेल ने यह ऊर्जा विद्युत प्रवाह को दी, जहाँ कार्य VABQ घटित हुआ। जैसे मैंने आप लोग को अभी बताया कि कार्य यानी कि ऊर्जा, और वही ऊर्जा इनमें कौन सी घटित हुई है, यानी कि इसमें विभवांतर भी घटित हुआ है और चार्जेस यानी कि आवेश भी यहाँ पे एक जगह से A सिरे से B सिरे तक पहुंच रहे हैं। तो टोटल कार्य अगर यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा तो वो होगा VAB गुणा Q। ये कैसे आप लोगों ने ज्ञात किया हुआ है, तो पिछली कक्षा में हमने देखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो ये आपके सामने एक 9वीं की किताब मैंने यहाँ पर रख दी है, जो कि पेज नंबर हम लोग देखने वाले हैं 31 पर। आप लोगों ने दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया था, कार्य बटे स्थानांतरित हुआ कुल आवेश, यानी कि विभवांतर V बराबर कार्य यानी W बटे Q यानी कि आवेश, कुल आवेश, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग को इसी को हल करना है तो इसमें ये इक्वेशन में देयरफॉर, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं W बराबर क्या होगा, V गुणा Q, कार्य बराबर विभवांतर गुणा आवेश। ये हमने पिछली कक्षा में ज्ञात किया हुआ बेटा, दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर, है ना। तो यही आप लोग को यहाँ पे भी दिया गया है, अपनी 10वीं वाली किताब में यहाँ पे दिया गया है, देखिए ध्यान से। तो सेल ने यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध के को दी, जहाँ कार्य VAB गुणा Q घटित हुआ। Q विद्युत आवेश T इस समय में A से B की ओर गया। यह कार्य यदि T इस समय में हुआ हो तो उस समय में VABQ इतनी ऊर्जा विद्युत प्रवाह को दी गई। मतलब देखिए बेटा कि ये जो कार्य हुआ है वो यदि T समय में हुआ है तो इसका विद्युत प्रतिरोध जो है ना, वो विद्युत प्रतिरोध किसके रूप में हो रहा है बेटा, ऊर्जा के रूप में हो रहा है। उसी वजह से तो ये विद्युत प्रतिरोध गर्म हो रहा है ना, तो इसमें से ऊर्जा जा रही है, इससे ये हमको समझ में आता है। तो इस ऊर्जा का क्या होता है, यह ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को मिलती है और उसका रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। हाँ, ये ऊर्जा ऊष्मीय रूपांतरण में बदल रही है और विद्युत प्रतिरोध का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब आप लोग को यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स की
विद्युत प्रतिरोध के स्थान पर परिपथ में यदि विद्युत चलित्र यानी कि मोटर हो तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कौन से रूप में परिवर्तित हुई दिखाई देगी। यदि देखिए यहाँ पे हमने मोटर लगाई ना, तो इसका करंट हम लोग रोक नहीं सकेंगे, इसमें से बहने वाला करंट बहुत ज़्यादा हो सकता है ना। उस वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा मोटर, ये डैमेज होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमारे कोई भी विद्युत परिपथ में रजिस्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, ताकि वो ऊर्जा को नियंत्रित कर सके और करंट को भी यानी कि मतलब विद्युत धारा को भी नियंत्रित कर सके। तो जैसे आप लोग को पता है बेटा कि विद्युत शक्ति यानी कि हम लोगों ने P, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं P का सूत्र क्या है, ऊर्जा बटे लगा हुआ समय। तो ऊर्जा हमने अभी ज्ञात की हुई है, क्या ज्ञात की थी हमने, VAB गुना Q बटे लगा हुआ समय यानी कि T। तो ये विद्युत शक्ति यानी कि पावर का सूत्र है, ऊर्जा बटे समय। अब देखिए बेटा यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं कि VAB गुना Q बटे T को यहाँ पे VAB गुना I में बदल दिया गया है। तो I यानी क्या है, तो ये भी आप लोगों ने पिछली कक्षा में 9वीं कक्षा में देखा हुआ है स्टूडेंट। I यानी कि फॉर्मूला दिख रहा है बेटा Q बटे T, और यदि Q बटे T यानी I होता है तो Q और T ये दोनों चीज़ें यहाँ पे दी गई है Q बटे T, तो आसानी से हम लोग इस जगह पर I रख सकेंगे। तो ये हमारा फार्मूला बदल जाता है VAB गुना I। यहाँ पे जैसे आपको बताया गया है कि इसका कारण है Q बटे T बराबर होता है I। तो ये समझ में आ गया बेटा VAB गुना I कैसे आया यहाँ पे, तो पावर यानी कि नया सूत्र आप लोग को यहाँ पे मिल गया है VAB गुना I, और इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पे विद्युत शक्ति की इकाई ज्ञात करने वाले हैं। ये थोड़ी देर में देखेंगे हम लोग। अब चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ। तो ऊर्जा स्रोत द्वारा यानी कि सेल द्वारा T समय में P गुना T के बराबर ऊर्जा विद्युत प्रतिरोध को दी गई। मतलब P गुना T ये ऊर्जा यदि हम लोगों ने विद्युत प्रतिरोध को अगर दी तो परिपथ में से विद्युत धारा सतत प्रवाहित होती रहेगी, है ना, और उसके लिए लगने वाला T समय होगा। और उसका विद्युत प्रतिरोध में यदि हम लोग ऊर्जा स्रोत में इसकी ऊष्मा अगर ज्ञात करें तो ऊष्मा क्या होगी बेटा, ऊष्मा का सूत्र है H बराबर P गुना T। मतलब जितना विद्युत शक्ति इसको लगती है उसको लगने वाला समय, विद्युत शक्ति गुना समय बराबर होता है ऊष्मा। तो बराबर P बराबर क्या सूत्र हम लोग को मिला है बेटा, VAB गुना I, और T जैसे कि वैसे हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। तो इतनी ऊष्मा निर्मित होगी, यानी कि H का हम लोग को पहला सूत्र मिला कि H बराबर VAB गुना I गुना T। अब आप लोग को पता है बेटा ओम के नियम अनुसार V बराबर I गुना R होता है, ये भी हमने पिछली कक्षा में देखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है V बराबर I गुना R, है ना, ये सूत्र हमने अभी जस्ट यहाँ पे देखा हुआ है कि VAB बराबर I गुना R। तो हम लोग को H बराबर, अब ये I गुना R ये चीज़ अगर हमने यहाँ पे रख ली, VAB की जगह पर हमने रख ली, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा बेटा, देखिए I गुना R गुना I गुना T, है ना, यही चीज़ होगी। ये उसी प्रकार देखिए H बराबर I गुना R गुना I गुना T, तो I गुना I हम लोग एक दूसरे के पास लेके आ जाते हैं और गुना R गुना T हो जाता है, ठीक है, R गुना T हो जाता है। तो यहाँ पे इसका सूत्र क्या होगा, I गुना I यानी कि I का वर्ग गुना R गुना T। तो ये हम लोग को ये सूत्र मिल गया। अब तीसरा सूत्र हम लोग को, चौथा सूत्र यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि H बराबर V वर्ग AB गुना T बटे R। ये कैसे आया, तो ये भी आप लोग को मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके लिए कारण है बेटा कि R बराबर होता है V बटे I। ये भी सूत्र हमने देखा हुआ है, देखिए 9वीं कक्षा में आप लोगों ने ये सूत्र देखा हुआ है R बराबर V बटे I। तो ये सूत्र का उपयोग करके मैंने क्या किया, ये सूत्र में हम लोगों ने यहाँ पे उपयोग किया हुआ है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि I बराबर V बटे R। अब देखिए यदि हम लोग इसी से R बराबर V बटे I को हल करके आप लोगों ने I बराबर V बटे R ज्ञात किया हुआ है। ये सूत्र I का जो सूत्र है, यदि हम लोग इस सूत्र में, ये वाले सूत्र में रख दे, दूसरे वाले समीकरण में रख दे, तो क्या होगा, VAB गुना I यानी कि V बटे R हो जाएगा गुना T, और यहाँ पे V क्या है, V है विभवांतर A से B के बीच में, तो यहाँ पे हम लोग A और B यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं VAB, है ना। तो VAB गुना VAB क्या होगा, V वर्ग AB, और बचा T बटे R। तो ये हम लोग को ये नया सूत्र मिल जाता है H बराबर V वर्ग AB गुना T बटे
आर। मतलब हमने क्या किया है, सिर्फ आई की संख्या ये सूत्र में रखकर ये फार्मूला ज्ञात किया हुआ है। तो हम लोगों को ये दोनों सूत्र आसानी से मिल गए हैं कि पहला सूत्र आप लोग को ये बता रहा है कि h बराबर वी वर्ग ए बी गुना टी बटे आर, और दूसरा सूत्र आपको बता रहा है कि h बराबर आई वर्ग आर गुना टी। इसे ही हम लोग जूल का ऊष्मा संबंधी नियम कहते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, जो कि ये वीडियो का हमारा आखिरी भाग है। विद्युत शक्ति की इकाई हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करनी है कि जैसे कि आप लोग को समीकरण एक दिया गया है। यहाँ पे देखिए बेटा, समीकरण एक दिया गया, इसमें आप लोगों ने विद्युत शक्ति P बराबर वी ए बी गुना आई ज्ञात किया हुआ था, है ना। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख दी है कि वी ए बी यानी क्या होता है बेटा, वोल्ट गुना एम्पियर, यानी कि वी ए बी ये क्या है, विद्युत आवेश है। विद्युत आवेश को वोल्ट मीटर से ज्ञात करते हैं और उसके लिए हमने वोल्ट लिख लिया, और करंट यानी कि एम्पियर में ज्ञात करते बेटा। तो 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम गुना 1 कूलम बटे 1 सेकंड। ये चीज़ आप लोगों ने कैसे ज्ञात की, ये भी हमने पिछले कक्षा में देखी है, मैं बताता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे V लिखा हुआ है, वोल्ट बराबर इसकी इकाई आप लोगों ने क्या ज्ञात की हुई है, 1 जूल बटे 1 कूलम है। यहाँ पे 1 जूल बटे 1 कूलम है। याद करिए पिछली कक्षा में हमने ये चीज़ें देखी हुई है। और इसके बाद जैसे कि वोल्ट का सूत्र आप लोग को मिल गया, अब यहाँ पे देखिए बेटा, करंट यानी कि एम्पियर का भी सूत्र यहाँ पे दिया गया है। 1 एम्पियर यानी कि 1 कूलम बटे 1 सेकंड, ये भी चीज़ आपको यहाँ पे दी गई है, 1 कूलम बटे 1 सेकंड। तो ये दोनों 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर की इकाई अगर हम लोग ने यहाँ पे रख दी, तो यहाँ पे 1 कूलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा सिर्फ जूल बटे सेकंड। और वैट का सूत्र है बेटा जूल बटे सेकंड। 1 वैट यानी क्या होता है, 1 जूल बटे 1 सेकंड। 1 सेकंड में 1 जूल इतना यदि कार्य होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैट कहते हैं। ठीक है, तो इस कारण विद्युत शक्ति की इकाई 1 वैट यह है। ये सब चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझनी आनी बहुत ज़रूरी है बेटा। तो जो चीज़ मैंने आप लोग को इस वीडियो द्वारा आज समझाई है, इसको एक बार 2 बार 3 बार जिस तरह से देखना चाहे उस तरह से देखकर इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो समीकरण है ये परीक्षा में इस तरह से पूछा जाता है। तो आप लोग को इसको लिखना आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग इसको आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, तब तक अगले वीडियो में मैं इसके अगला भाग आप लोग को बताऊँगा। तब तक आप लोग को जितना पोर्शन मैंने पढ़ाया हुआ है इसको अच्छे से समझिए और अपना खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।